कल हमने अवध और अंग्रेज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पुनः अवध के बारे में अध्ययन करेंगे। डलहौज़ी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डलहौज़ी के विचार को न मानकर अवध के विलय का निर्णय लिया। डलहौज़ी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में न मिलाने के लिए निम्न तर्क दिए थे। पहला, अवध के नवाब 1801 की संधि के उपरांत सदा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे हैं। दूसरा, अवध का विलय करने पर संधि की कुछ शर्तों का उल्लंघन होता है। अवध के रेजिडेंट भी अवध के विलय के विरोधी हैं। स्लीमैन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि अवध को बेदखल कर छीन लेने से हमारे भाल पर कलंक का टीका लगेगा, लेकिन अंततः अवध का विलय हुआ। 13 फरवरी 1856 को संचालक मंडल के सदस्यों से मतभेद होने के कारण डलहौज़ी ने अवध की समस्या के हल से अपने को बचाना भी चाहता था। वह यह भी चाहता था कि इस समस्या को अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दे, परंतु इसके साथ ही उसे यह भी आत्मविश्वास था कि इस समस्या को उसका उत्तराधिकारी हल नहीं कर सकेगा। अतः उसने अपने 8 वर्षीय प्रशासन के प्रभाव का लाभ उठाते हुए इंग्लैंड के अधिकारियों की इच्छा को 13 फरवरी 1856 को साकार कर दिया। रेजिडेंट आउटरम ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी छोड़ने को विवश किया, उसे कलकत्ता भेज दिया। वहीं उसने अपने जीवन के शेष दिन 12 लाख वार्षिक पेंशन लेकर व्यतीत किए। पेंशन लेने के उपरांत भी उसने इनकार कर दिया था और कहा था कि अंग्रेज़ों ने जब उससे उसका सम्मान और देश छीन लिया है तो वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं मांगेगा। अवध के विलय की घोषणा करते हुए डलहौज़ी ने केवल इतना कहा कि सर्वोपरि सत्ता होने की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। नवाब को गद्दी से हटाते समय डलहौज़ी ने आउटरम के माध्यम से यह अवश्य लिखवाने का प्रयास किया था कि वह अपनी स्वेच्छा से गद्दी छोड़ रहा है। नवाब ने जब इस प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो अंग्रेजी सेना ने उसे ज़बरदस्ती गद्दी से उतार दिया। अवध विलय का औचित्य। लॉर्ड डलहौज़ी ने अपने शासन के 8 वर्षों में अपनी सरकार के हित में अनेक अनैतिक कार्य किए। उनमें से यह भी एक अनैतिक कार्य था। के दत्ता भी यही कहते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत अवध का विलय उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह स्पष्ट रूप से प्रादेशिक वृद्धि थी। अवध के नवाब 1765 से विलय तक कंपनी सरकार के मित्र ही नहीं वरन वफादार भी बने रहे। कंपनी सरकार जब नया नवाब बनाती तो वह उससे नवीन संधि करती और अवध की आर्थिक अवस्था दयनीय होते हुए भी उसका शोषण करती थी। नवाब की सुरक्षा का बहाना लेकर लखनऊ में विशाल सेना रखकर उसका सारा खर्च नवाब से वसूल करती रही। रेजिडेंट नवाब के आंतरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करता था। नवाब को नाम मात्र का नवाब बना दिया था। उसका जनता से सीधा संपर्क नहीं रखा। यदि वह कुछ सुधार भी करता तो रेजिडेंट उसे कंपनी के अहित में बताकर विरोध करते। यदि नवाब रेजिडेंट या गवर्नर के प्रशासनिक सुधारों में सहयोग की याचना करता तो वे उसे राज्य का आंतरिक मामला बताकर टाल देते थे। यह सब कुछ होते हुए भी कंपनी सरकार सदा नवाब को कुरूप प्रशासन का दोषी ठहराती रही और अंत में इसी आरोप पर कंपनी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय अनुचित था। यदि अवध में भ्रष्टाचार पनपा और प्रशासन दयनीय अवस्था में पहुंचा तो उसका वास्तविक उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर जाता है। प्रथम तो कंपनी सरकार को प्रशासनिक सुधारों में नवाब को सहयोग देना चाहिए था। दूसरा, यदि प्रशासन खराब भी था तो इसका सिरदर्द अवध की जनता को होना था, न कि कंपनी सरकार को। अवध की जनता का अपने नवाब में पूर्ण विश्वास था, न कि अंग्रेजी सरकार में था। इसका प्रमाण उन्होंने 1857 के विद्रोह में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवध के कुशासन के लिए
नवाब इतना दोषी नहीं था जितना कि लखनऊ स्थित अंग्रेज रेजिडेंट और कंपनी सरकार थी। इस कारण इस धारणा की पुष्टि करते कर्नल सदरलैंड लिखते हैं कि भारत में अन्य कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ की कंपनी सरकार ने इतने नियमित रूप से तथा व्यर्थ रूप से हस्तक्षेप किया हो। स्लीमैन भी पूर्ण रूप से विलय के पक्ष में नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के प्रशासन की जानकारी स्लीमैन और आउटरम से मांगी थी। ये दोनों ही अवध के रेजिडेंट पद पर कार्य कर चुके थे। डलहौजी ने स्लीमैन को तो अवध का प्रबंधक बनाने का भी प्रलोभन दे दिया था। इसी कारण उसने डलहौजी को इस कार्य में तत्परता से सहयोग दिया और नवाब को गद्दी छोड़ने को बाध्य भी किया। परंतु अंत में स्लीमैन को भी अपनी गलती का आभास हुआ। उसने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने को उचित नहीं बताया। वह भी केवल अवध के प्रशासन को कंपनी के नियंत्रण में लेने का पक्षधर था। लॉर्ड डलहौजी भी पूर्ण विलय का विरोधी था। निसंदेह लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रदेश के विलय की योजना दक्षतापूर्ण बनाई थी। वह अपनी साम्राज्यवादी भावना को दबा नहीं सका। उसने पंजाब का पूर्ण विलय किया। उसके कूट प्रयासों से दक्षिण बर्मा मिला लिया गया, सिक्किम का विलय किया गया और गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर उसने 8 देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य का अंग बनाया। अपनी इन सफलताओं के आधार पर ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अवध की समस्या का समाधान भी वही कर सकता है। स्लीमैन व आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर उसने अवध का प्रशासन भ्रष्ट व दयनीय कंपनी के संचालकों को बताया। इन सब तथ्यों के होते हुए भी वह अवध का अस्तित्व समाप्त कर पूर्ण रूप से उसे कंपनी राज्य में मिलाने का पक्षधर नहीं था। इसके संदर्भ में हम इससे पूर्व भी P.E. रॉबर्ट्स के विचार व्यक्त कर आए हैं। वह भी नवाब का अस्तित्व रखते हुए केवल अवध का प्रशासन कंपनी के हाथों में सौंपना चाहता था। परंतु अवध के विलय में संचालक मंडल के सदस्यों ने तत्परता का प्रदर्शन किया। संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्णय लिए जाने पर ही ब्रिटिश सरकार ने अवध के नवाब को सूचित किया था कि अब 1837 की संधि मृतप्राय समझी जाए। इस प्रकार अवध का विलय हुआ।